अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गैर मुल्की नशियाती इदारों को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि आइनी तरमीम की मंजूरी मौलाना फजल रहमान के बगैर भी हो सकती थी, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि जनाब सबको मालूम था और आइनी तरमीम का मकसद ही शायद ये था, तो ये कैसे हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इस हवाले से बिल्कुल भी अवेयर ना हो। इसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अब मौलाना साहब नए इंतखाबात भी चाहते हैं, आइनी तरमीम को वोट भी उन्होंने दिया है, हुकूमत भी बहुत खुश है उनसे, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है मुल्क में, इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि नए इंतखाबात हों और शफाफ इंतखाबात हों। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से मौलाना साहब का अभी तक जो स्टैंड है वो यही है कि इंतखाबात दुरुस्त तरीके से नहीं हुए और धांधली हुए हैं, धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए हैं, इसलिए वो नए इंतखाबात का दोबारा मुतालबा कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज़मीर घुमर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। घुमर साहब, क्या कहेंगे? आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए मौलाना के बगैर भी हो सकती थी, वोट पूरे थे, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं। सर, किस तरह पूरे थे? ये क्या गैर जमहूरी बात नहीं है कि मौलाना के बगैर वोट पूरे नहीं थे? इशारा किस तरफ है? क्या पीटीआई वालों से वोट की बात हो गई थी इसलिए ये दावा किया गया है? बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बयान, गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया। घुमर साहब, क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि आइनी तरमीम की मंजूरी मौलाना के बगैर भी हो सकती थी। सर, ये गैर जमहूरी बात नहीं है कि मौलाना के बगैर तो नंबर पूरे नहीं थे हुकूमत के पास, तो इसका मतलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई बंदोबस्त किया हुआ था, और जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं कि 63 डे के बाद दायरे हाउस राइडिंग या फ्लोट क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया था, तो उस तरह का भी बंदोबस्त करके रखा हुआ था। देखिए, दुनिया की किसी जमहूरियत में, अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन को वोट देते हैं, कॉमन्स में यूके में जो है वो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और बाय पार्टीजन कोई पॉलिसीज होती हैं तो दूसरी पार्टी से जो है वो मेंबर्स को जो है कायल किया जाता है कि आप हमें इस तरमीम पर वोट दें। तो मेरे ख्याल में 63A के जजमेंट के बाद कोई जरूरत नहीं थी कि किसी मेंबर पर कोई पाबंदी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं दूसरी पार्टी से कमिटमेंट कर चुके थे आप लोग? नहीं, क्वेश्चन ये है कि इसमें पॉलिटिकल सिस्टम में यही होता है, जब 63A का जो है वो जजमेंट आया उसके बाद तो हर सियासी पार्टी जो है वो दूसरी सियासी पार्टी से जो है वो मेंबर से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है बाय पार्टीजन पॉलिसीज पर। ये क्योंकि हमारी बाय पार्टीजन एफर्ट थी सर, दूसरी हमारे यहाँ पार्टी तो के लौटे साथ। के थे ना उन्हें। नहीं, ये तो अभी पाकिस्तान में जो है ना वो मोरलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है पॉलिटिक्स में ना, या वहां तो अमेरिका में लौटे नहीं होते, बरतानिया में लौटे नहीं होते। ये तो लॉ है कि वो वोट दे सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कॉन्स्टिट्यूशन वो में तो 63 के बाद आप कह रहे हैं ना कि जी वोट दे सकते थे, डी सीट हो जाते वो, लेकिन क्या जिस पार्टी से जिस नाम पर जिन इंतखाबी निशान पर लेकर आए वोट उनको धोखा दे दें, वो अपनी पार्टी की बात ना माने बल्कि किसी और पार्टी की बात मानकर वोट दे दें? वो तो आइन में लिखा हुआ है, उनका राइट है। आइन में लिखा हुआ है कि उनका राइट है कि वो दे सकते हैं किसी भी पार्टी को, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। और वही 63 में जो गलत फैसला दिया था कि किसी पार्लियामेंटेरियन का वोट काउंट नहीं होगा, जो दुनिया में कहीं भी फैसला नहीं आया है, उसके खिलाफ जो है वो तो सर, फिर पार्लिमानी लीडर की क्या अहमियत रह गई? भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है कि मेंबर किसी को वोट दे सकता है। उसको आप क्या, कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले आएगा ना, मॉडलिटी पहले नहीं आएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये पहले जो आएगा अगर कोई मेंबर। हाँ, लेकिन ये 2022 में कतगन लगा दी गई थी ना 63 पर। तो नहीं, 63A पर देखो, कदगन यही है कि अगर मेंबर अगर वोट देगा किसी दूसरी पार्टी को तो वो डिसीट होगा, और पार्लियामेंट्री हेड उसको जो शो कॉज नोटिस देगा वो पूरी प्रोसीडिंग्स है वो कर ले। वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन वोट तो दे सकता है। तो यानी कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी मौलाना के बगैर भी, क्योंकि नंबर हमारे पास दूसरी पार्टीज़ के लोगों को हम कायल कर चुके थे, वो किसी तरह भी किया हो आपने कायल, वो मौजूद थे। वो लोग देखो, लोग तो तैयार है ना किसी तरह, क्यों ऐसे एलिगेशन कैसे है कि किसी तरह लोग तो तैयार हैं वोट देने के लिए। 26 अमेंडमेंट की दूसरी पार्टियों के भी हमारी बातें चल रही थी, क्योंकि हमें अमेंडमेंट जो है वो दूसरी पार्टी के साथ ही जो है वो कंसेंसस करके लाना था। तो हमारी तो बातें सबसे चल रही थी और वो कोई उसमें कोई फोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था।
यानी कि ये वोट जाहिर है जो कम पढ़ रहे थे उसके हवाले से भी सारा बंदोबस्त पीपल्स पार्टी नहीं करना था, नून लीग का इसमें कोई किरदार नहीं है। नहीं, उसमें पूरी पूरी नॉन तो गवर्नमेंट में है, उसकी भी जो है वो जाहिर है वो इकट्ठे ही हो जाते हैं, उनकी एफर्ट्स जो है वो ज्वाइंट होती हैं, कोई आइसोलेटेड नहीं होती। तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को पहले तो हमने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया कि इसमें ये है, कहीं भी दुनिया में यही नहीं होता कि जजेस अपने आप को अपॉइंट करें और अपने आप को रिमूव करें, और कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी है और जजेस गवर्नमेंट नहीं है प्रोवाइडेड। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि लोग जुडिशरी जो है वो लोगों को रिलीफ दे दे, बजाय कि जजेस गवर्नमेंट चले। गवर्नमेंट करना जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है, जजेस का नहीं है। ये जो 184(3) के गार्ड में या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के गार्ड में जो जजेस गवर्नमेंट कायम की गई थी, उसके खिलाफ है सारी तो पॉलिटिकल ये पार्टी। बयानिया सर आज तो आपको ये बयानिया सूट कर रहा है कि जी कोई औरों को भी कायल कर लें, ज़मीर जगा दें और वो आपको वोट दे दें। कल आपके खिलाफ भी अगर ऐसा होता है तो इसी बात पर आप कायम होंगे कि जी कोई बात नहीं, अगर वोट दे दिया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63A में उसके तहत कोई मेंबर अगर वोट देता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो डिफीट हो जाएगा। और दूसरी पार्टी के साथ भी ये आर्टिकल 63A जो है वो आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन का कमांड है। उसमें जो है वो मेंबर रिस्क लेता है कि मैं वोट देता हूं, लेकिन जो है वो मैं डिसीट हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता। ये भी बात नहीं है कि वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता कई हालात में। क्यों तो सर वो डिसीट होना पसंद करेगा वोट देकर? वो क्यों चाहेगा कि मैं 5 साल की मुंतखब हुआ था और सिर्फ वोट देकर घर चला जाऊं? इसका मतलब है कोई ना कोई तो बार्गेनिंग होती होगी उससे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर क्यों लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में बार्गेनिंग तो नहीं है ना सर कि आप किसी नहीं, को तो कोई फायदा दे दें? कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये प्रोविजन दिया गया है तो विजडम है ना उसमें। उसमें विजडम यही है कि कई जो है वो स्टेट की बाय पार्टीजन पॉलिसीज होती है। ये सिंगल पॉलिसीज नहीं होती कि एक पर जो है वो पार्टीज की जो है वो डिविजनल पॉलिसीज होती है। सिर्फ बाय पार्टीजन कंट्री के लिए पॉलिसीज होती हैं जिस पर तमाम पार्टीज और तमाम मेंबर्स एग्री करते हैं। उसके लिए ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि बाय पार्टीजन पॉलिसीज पर अगर कोई मेंबर वोट देगा तो अपनी रिस्क पर दे सकता है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमें मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको मानना भी है। और मुझे नहीं मालूम था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। सर बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब फरमा रहे हैं सर पूरे पाकिस्तान को मालूम था कि आईनी तरमीम किस लिए आ रही हैं, और आप अगर एक बड़ा लीडर ये कहे कि मुझे तो मालूम नहीं था मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पूरे पाकिस्तान को ये भी मालूम था कि रिजर्व सीट पर जो फैसला आया था उसके बाद क्या होना है। पूरे पाकिस्तान को ये भी मालूम था। रिजर्व सीट्स में जो फैसला है उसको तस्लीम नहीं किया हुकूमत ने। इसको तो लोग नहीं जानते थे, वो समझते थे कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और इसको तस्लीम करेगी हुकूमत। देखो, उस फैसले के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम लाई, और उसके बाद जो है वो खत लिखा स्पीकर ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून के मुताबिक। सर इसमें आइन और कानून क्या कहता है कि एक फैसला आ जाए उसके फौरन बाद हुकूमत फौरी तौर पर फुर्तियाँ दिखाते हुए तरमीम कर ले और कहे कि जी चूंकि हमने तरमीम कर ली है अब तो माजी का फैसला हो गया, अब नहीं मानेंगे उसको। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 13 जजेस की जजमेंट है। उसके पैराग्राफ नंबर 14 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को पार्लियामेंट खत्म कर सकता है, और उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड के फैसले का जो है जिक्र भी किया गया है। तो लास्ट वर्ड जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता। सुप्रीम क्या कोर्ट के आइन कई में फैसलों को सर क्या आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को बेलगाम इख्तियारात हासिल हैं? पार्लियामेंट आइन तरमीम कर सकती है, लेकिन उस जो आइन का जो पार्लियामेंट्री फेडरल कैरेक्टर है वो जो है वो तब्दील नहीं कर सकती, और दूसरी कोई भी तरमीम कर सकती है। आर्टिकल 239 का चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये तरमीम ऐसी है कि पूरी दुनिया में जजेस जो है वो गवर्नमेंट सिलेक्शन और कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए अपॉइंट करती है और रिमूव पार्लियामेंट करता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, इंडिया में जजेस पार्लियामेंट रिमूव करता है, अपॉइंट करता है कंसल्टेटिव और सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए गवर्नमेंट। तो यहाँ तो जजेस अगर अपने आप को अपॉइंट करेंगे और रिमूव भी अपने आप को करेंगे तो ये तो स्टेट विद इन स्टेट होगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं है। तो मोस्ट सीनियर जो है ये सारी सर बहस ही खत्म हो जाती अगर इस तरह चलता रहता है। मोस्ट सीनियर जो भी आता रहेगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, वो रिटायर हो, फिर मोस्ट सीनियर जो वो बन जाए। ये बेहतर सिस्टम नहीं था, इसका मतलब है? नहीं, क्वेश्चन ये है कि पहले भी ये सिस्टम नहीं था। 18th अमेंडमेंट से पहले भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को भी 17 जजेस में से किसी को भी जो है वो चीफ जस्टिस बना सकता था। इंडिया में भी यही प्रोविजन है कि 36 जजेस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को भी बना सकता था। लेकिन ये कन्वेंशन हो जाती है कि सीनियर को जो है वो आगे लाया जाता है इफ देयर इज नथिंग अनयूजुअल। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया में भी कन्वेंशन है और यहाँ भी बन गया था, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो
ये पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है कि हम तीन सीनियर जज मिले। सीनियरिटी का पहले ही प्रिंसिपल नहीं था। अभी भी लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हुआ है वो 2 को बाईपास करके हुआ है, और काफी हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस गए वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को बाईपास करके गए हैं, 5-5 जजेस को बाईपास करके गए हैं। तो मेरे ख्याल में सीनियरिटी का प्रिंसिपल तो अंडर जो है वो क्रिटिसिज्म था सुप्रीम कोर्ट में कि मेरिट पर किया जाए अपॉइंटमेंट और सीनियरिटी को छोड़ा जाए। ये अल जिहाद ट्रस्ट में जो है वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में जो है वो डिसाइड हुआ था 1997 में। उसके बाद तो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूअसली जुडिशरी की तरफ से ही क्रिटिसिज्म के अंडर था। जुडिशरी सियासी नहीं हो जाएगी जब वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट करेगा किसी को भी? जब इंग्लैंड में जो है वो या अमेरिका में या इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट जजेस अपॉइंट करती है थ्रू सिलेक्शन और कंसल्टेटिव प्रोसेस, ये तो यहाँ तो बिल्कुल जो है वो माइनर जो है वो इंटरफियरेंस है। माइनर जो है वो इंटरफियरेंस तो आप नहीं कहेंगे, कि माइनर एक चेंज है कि 4 जो है वो सेनेटर्स और कौमी असेंबली के मेंबर्स जाकर बैठेंगे, जो पहले ही जो है वो बनी हुई है जुडिशल कमीशन। रिमूवल का अख्तियार तो फिर भी जो है वो जुडिशरी के पास निजाम भी है। और फिर अमेरिका बरतानिया की अगर मिसाल हम देते हैं तो वहाँ तो जमहूरियत जाहिर है सैकड़ों साल हो गए, बड़ी गुजरने के बाद इतनी मजबूत हो चुकी है, इस तरह के इल्जाम वहाँ नहीं आते। हमारे यहाँ तो जाहिर है हर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं मार्शल आ गया, फिर उसको भी यही जज प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, फिर इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं। तो जुडिशरी ने जो है वो माजी में तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को तो सियासत को तो सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने तो मार्शल आर्ट को सपोर्ट किया है। हमारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रोविजन था कि जजेस को पार्लियामेंट हटा सकता है, और ये प्रोविजन 1962 में खत्म किया गया, उसके बाद भी चला आ रहा है। दूसरे किसी मुल्क में नहीं है कि जजेस को जो है वो जजेस ही हटा लें या जजेस को जजेस ही अपॉइंट करें। तो हमें तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी ना। हमें तब तक माजी में रहना पड़ेगा कि जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो एनफोर्स नहीं करे और जो उनकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उस पर नहीं चले, और कोई सूबा जो है वो उनके पास कोई डिस्प्यूट नहीं ले आए, उनकी कंपोजिशन ऐसी हो। तो ये तो हमें मामला जो है वो हल करने पड़ेंगे ना मुल्क के अवाम की खातर। अच्छा, वज़ीर कानून ने ये कहा है, आज़म अली तारड़ साहब ने, सर आप भी माहिर कानून भी हैं, ये बताइए कि 26वीं आईनी तरमीम क्या किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल, 239 में पहले ही लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि आईनी तरमीम को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, जैसा कि पार्लियामेंट्री निज़ाम है या फेडरल निज़ाम है, उसमें कोर्ट ने फैसले दिए हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता, जैसे फेडरल सिस्टम है यहाँ और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। बाकी तो अमेंडमेंट आ सकती है, उसके अलावा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है। तो अभी जो सर वकला तहरीक चलाने वाले हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से यौम निजात भी मना रहे हैं वो, तो इसको किस तरह निपटा जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े वकला हैं जो इस तहरीक में शामिल होंगे? देखो ये तो वकला बड़ी कम्युनिटी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी, उसमें कोई उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वकला की अक्सर जो है वो 26 अमेंडमेंट के साथ है, क्योंकि जस्टिस सिस्टम में बड़ी खामियां थी, जुडिशल रिफॉर्म्स की बड़ी नीड थी और उनको ठीक करने की जरूरत थी। मेरे ख्याल में जो इसके खिलाफ है उनकी तादाद बहुत कम है, और वकला की बड़ी तादाद जो है उसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है सर, उसमें मौलाना साहब के नए इंतखाबात के मुतालबे को किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर आनी तरमीम में मौलाना साहब साथ रहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बारहा मुलाकातें उनसे करते हुए रहे और यकीनी तौर पर मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत हुई होगी। लेकिन हम मौलाना साहब अगर मुतालबा कर रहे हैं कि जी अब नए इंतखाबात इसलिए करा दिए जाएँ कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है मुल्क में आना, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद भी मौलाना समझते हैं कि अभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आया, तो इस्तेहकाम लाने के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात पर बहुत सारे सवाल या निशान अभी भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये तो मौलाना की अपनी पार्टी या उसका अपना मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ ये नहीं, और मुल्क को नए इंतखाबात को बार बार जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अभी गवर्नमेंट आई है, इसको थोड़ा अर्सा हुआ है, फरवरी में ये गवर्नमेंट आई है, अभी दिसंबर में नहीं हुआ। जल्दी में इंतखाबात कराना मेरे ख्याल में मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है, मुल्क की माशी हालात जो है वो स्टेबल हुई हैं और मुल्क जो है वो सही रास्ते पर चल पड़ा है। मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू किया जाए और आगे को सोचा जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम को या इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे ठीक कराए। वह पॉलिटिकल चार्टर होना चाहिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये है, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में सदर ने भी जो असेंबली को खिताब किया उसमें यही कहा कि हमें वी हैव टू गो अ स्टेप बैक, कि हमें जो है वो सभी पार्टीज के साथ जो है बैठकर जो है वो कंसेंसस करना पड़ेगा कि आगे पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे लाया जाए। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए। अभी माजी की बात करेंगे तो हमें भी बहुत शिकायतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि हमारा मैंडेट कैसे चुराया गया था। तो मेरे ख्याल में आगे की बात करनी चाहिए, मुल्क के मफाद में करनी चाहिए
और मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। उनको आगे ले जाने के लिए आप समझते हैं कि जी इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। नासिर महमूद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। क्या कहेंगे सर कि इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आईनी तरमीम ज़ाहिर मंजूर हो चुकी है, लेकिन मौलाना साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। किस तरह देखती है नून लीग सर इन तमाम मामला को? नाज़िर साहब आपका माइक मेरा ख्याल म्यूट है, इसलिए आवाज़ नहीं पहुंच पा रही आपकी। ऑन कर लीजिएगा माइक को अपने। अब आ रही है जी आवाज? जी अब आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो। जी आवाज़ आ रही है सर। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, लोगों के शुकूक शुबात बातें सब कुछ दरी की दरी रह गई। मौलाना साहब ने माशाल्लाह साथ दिया, बाकी कौम ने भी साथ दिया, और एक ट्रांजेक्शन होगी कल चीफ जस्टिस साहब या सब नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाएंगे, और अब इलेक्शन इंशाल्लाह 5 साल बाद होगा। इससे पहले मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि कोई इलेक्शन हो। इलेक्शन तो 5 साल बाद होंगे। बाकी हालात आपके सामने है, सियासी स्टेबिलिटी अब इंशाल्लाह आएगी, और जो लोग ये कहते थे कि ये हो नहीं सकता, अब देखें आगे सोचे कि अच्छा हो आवाम के लिए। मुल्क जिन हालात से गुजरा है, जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो, सियासी जमातें एक पेज पे आ जाए, और अब अपोजिशन को भी इस बात पे आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है इमरान खान को साहब भी, आप देखें ना, उनकी वाइफ की भी कल बुशरा बीबी की भी जमानत हो गया। अब लगता है इमरान खान को सब समझ आ गई है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो ठीक नहीं है। कौम अब उनकी समझ बहनों की गई भी है जमानत इमरान भी हो गई खान। सर आज। उनकी बहनों की भी जमानत हो गई आज। जी उनकी बहनों की भी जमानत हो गई आज। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आहिस्ते आहिस्ते हालात ठीक हो जाएंगे, और वो लोग जो इस कश्मकश में थे कि इमरान ये करेगा, इमरान वो करेगा, इमरान को समझ आ गई कि सिस्टम के साथ जो है ना वो इस तरह नहीं किया जा सकता जो वो कोशिश कर रहा था। हमने अब भी, हमारी ये ख्वाहिश है हुकूमत की भी कि अपोजिशन हमारे साथ चले, मुल्क के हालात ठीक हो, दहशतगर्दी खत्म हो, तो 5 साल बाद फिर कारकर्दगी जो दिखाएगा। अगर अपोजिशन में इमरान खान साहब बैठे हैं 5 साल बाद, वो इस तरह जमहूरियत को मजबूत करने में साथ देंगे। अगर अवाम ने उनको वोट दिया तो अगली हुकूमत उनके आ जाएगी, और हुकूमत ने कोई अच्छे काम किया अवाम फैसला करेगी, और ये होगा इंशाल्लाह 5 साल बाद। नहीं तो भट्ट साहब आप नहीं समझते कि जिस तरह 2018 का इंतखाबात हुआ, RTS बिठा दिया गया, 8 फरवरी के इंतखाबात पर सवाल निशान है, अब 5 साल बाद भी इंतखाबात हों और फिर सियासी जमातें आपस में बरसरे पेकार हों कि जनाब धांधली हो गई है, इसका रास्ता रोकने के लिए कोई लाएमल है आप लोगों के पास? देखें, ये आपने कितनी अच्छी बात की है। अब जब अपोजिशन बात नहीं करेगी, हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी, वो कहता है मैंने बात वहां करनी है, तो अपोजिशन और हुकूमत बैठेंगे, इलेक्शन कमीशन के मुतालिक कोई एतराजात हैं या कोई नई पॉलिसी बनानी है, तो वो हुकूमत के साथ बैठ के, जैसे 26वीं तरमीम आ रही थी, इसमें काफी चीजें जो है वो बैठ के कुछ चीजें वो खत्म कर दी गई, कुछ चीजों को हटा दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम होगी। इसी तरह अगर इलेक्शन के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के हैं, हुकूमत के हैं, हमें चाहिए कि हम सब सियासी जमातें इस पेज में तो आ जाएं कि इलेक्शन शफाफ हों, और जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे। अगर वो अवाम के लिए कुछ करेगी तो अवाम नेक्स्ट टाइम उनको वोट देके बनाएगी, वरना अवाम अपनी वोट से रिजेक्ट कर देगी। तो अभी भी मेरी ये दरख्वास्त है इमरान खान से, हुकूमत कहती है कि भाई इलेक्शन कमीशन के मुतालिक जो कुछ आपने नए कोई कहते हैं ना कि कोई नई पॉलिसियां बनानी है, वो हुकूमत के साथ बैठ के बनानी है ना, किसी और के साथ बैठ के नहीं बनानी। यानी हुकूमत आप कह रहे हैं कि जी हाथ बढ़ाने को तैयार है खान साहब की जानिब, और ये जो रियायत मिलना शुरू हुई है, खान साहब से मुलाकातें शुरू हो गई, बेगम की भी जमानत, बहनों की भी जमानत, सर ये कहीं हल्की फुल्की कोई बातचीत हुई है, कोई लो और दो की कोई बात कहीं तय पा गई है? देखिए ना, इमरान खान को देर से समझ आई है ना, वो जिस पॉलिसी में चल रहा था उसने वो छोड़ दी है। उसके अब जमानत होगी बुशरा बीबी की, उसकी बहनों की जमानत होगी, अब उसकी मुलाकातें भी जारी हो जाएंगी। अगर वो मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए सोचेगा, अदालतों में अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगा, सबूत देगा कि 9 मई का मुजरिम वो नहीं है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया, तो इमरान खान की भी जमानत हो जाएगी। तो सर ये जाहिर है कुछ बातें उन्होंने, आप खुद कह रहे हैं कि अब मानना शुरू कर दी उन्होंने, कुछ बातें उनको समझ में आना शुरू हो गई। जब उनको बातें आप लोगों ने समझाई, उनको समझ में आना शुरू हो गई,
तो फिर जमानतें अदालतों से हुई हैं, तो फिर अदालतों को आप लोगों ने समझा दिया है कि जी अब अच्छा बच्चा बन गया है खान साहब, अब जाने दें इन लोगों को। देखें, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो बातें करते थे जी कि मेरी उनसे बात होगी है, मैं वहां बात करूंगा, जमानत हो जाएगी। अदालत के पास आपने जाना है, अदालत ने आपको जेल में रखा हुआ है, आपने अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करनी है, तो अदालत आपको रिलीफ देगी। हुकूमत कभी भी नहीं ये चाहती कि हुकूमत की बात सुनी भी नहीं जाती। जो अदालतें अब आजाद है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालतें आजाद हो चुकी हैं, वो फैसला करते हैं अपनी मर्जी करके ना। अता बंदयाल और आसफ सईद खोसा और साकिब निसार जैसी अदालतें तो नहीं चाहिए ना आपको, जो दुरुस्त है अपनी आपकी मर्जी बात। के बेंच कुछ करते थे। नहीं तो इसमें भट्ट साहब आप कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालतें आज़ाद हैं, तो क्या फायद ईसा साहब के दौर में अदालतें आज़ाद नहीं थीं? नहीं, मैं देखे ना, काजी फायद ईसा के बारे में मैं आपको कहता हूँ कि अदालतें आजाद थी, लेकिन ये जो एक कर दिया जाता था, ये मेरा जज, ये फलां का जज, साकिब निसार ने जो कुछ किया, अफसर सईद खोसा ने जो कुछ किया, बंदयाल साहब ने जो कुछ किया, गुड टू सी यू का उस बंदे को जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था, 1,90,000 पाउंड, जिसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड जिसके ऊपर इल्जाम था कि वो मलक रियाज का पैसा उठा के उसने उसके अकाउंट में डाल दिया जहां उसको जुर्माना देना था, हालांकि वो स्टेट बैंक में जमा होता अवाम का पैसा था। तो अब तो ये चीजें वो नहीं पैसा कहाँ होगी। जमा हुआ फिर सर? वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया? जी वो पैसा कहाँ गया सर फिर? देखे ना, वो पैसा जो था वो मलक रियाज के ऊपर जो जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जमा हो गया। वो पैसा तो अवाम का था, वो तो स्टेट बैंक में जमा होने था। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, वो लंदन में पकड़ा गया मलक रियाज, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये पैसा, ये इमरान खान ने खत लहरा के कहा अपनी काबीना से कि कहो जी आप यस है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। उसने जाके मलक रियाज का जुर्माना जमा करा दिया। तो इसकी चोरी तो उसने की, इसकी तो सजा उसको मिलेगी, या अपनी बेगुनाही साबित करेगा अदालत में। अच्छा सर, घुमरू साहब क्या कहेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा, एक ख़त लिखा है उन्होंने, फायद ईसा साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि काजी फायद ईसा ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रख कर अदलिया में मदाखलत के दरवाजे खोल दिए। सर मुत्तफिक हैं इस बयान से आप? नहीं, मैं तो मुतफिक नहीं हूँ, बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। और मेरे ख्याल में ऐसे नहीं तो खत लिखने चाहिए और नहीं ऐसा कोई कमेंट देना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में जो है वो ये प्रैक्टिस नहीं रही है कि जो ऐसे मामला जो है इस तरह से बढ़ाए जाएं। जुडिशरी में तो यही होता है। अभी देखें, जुडिशरी में ये आर्मी नहीं है जिसमें जो है वो जो आपका सीनियर हो जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो दूसरे रिजाइन कर जाते हैं। यहाँ तो कलीग्स होते हैं। यहाँ तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस बराबर होते हैं। उनको कोई चीफ जस्टिस को जो है वो अगर उससे कोई डिसएग्री भी कर ले, अपना माइनॉरिटी जजमेंट दे दे, तो वो भी होता है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में ये डिफरेंट जो है वो इदारा है। इसमें जो है वो अगर कोई सुपरसीड हुआ है या किसी रीजन की वजह से, जाहिर है तो वो नेशनल कमेटी की असेंबली और पार्लियामेंट की कमेटी ने फैसला किया है, तो मेरे ख्याल में इसमें तलखी को दूर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जुडिशरी को। मंसूर अली शाह वैसे अच्छे जज रहे हैं, बिल्कुल उनकी जजमेंट्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यू ऑफ देम, वो बिल्कुल जो है वो काफी लॉ स्टूडेंट्स के लिए या मुल्क के आवाम के लिए मशले रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से जुडिशरी को जो है वो नहीं चलाया जा सकता कि आप जज को तरक्की नहीं होनी चाहिए। मतलब आप क्या कहेंगे, अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे काजी फायद ईसा ने खोले, मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं? अदालत में कोई मुदाखलत नहीं। काजी साहब जो है वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट सुप्रीम है और हम जो पहले माजी में भी मुदाखलत करते आए सर वो जिस तरह खड़े हुए वो उसमें भी तो लोग एतराज कर रहे हैं ना कि वो पार्लियामेंट गए, इसाक डार साहब और जरदारी साहब के दरमियान जाके बैठ गए। भाई पार्लियामेंट तो मुल्क का बड़ा इदारा है, इसमें तो जमाली साहब भी गए थे सेनेट में, आपको याद होगा। जमाली साहब को भी बुलाया गया था जब रजा रब्बानी साहब चेयरमैन थे सेनेट। तो इसमें कोई पार्लियामेंट तो बुरी बात तो नहीं है, या सियासत कोई बुरी बात है। सियासत को यहाँ गाली बना दिया गया है, वो किसने बनाया है वो भी सबको पता है कि सियासत तो खिदमत है और सियासत को तो जो है वो इबादत समझते हैं लोग। उसको यहाँ गाली बनाया गया है कि हाँ सियासी इंटरफियरेंस होंगी। हाँ अगर जो है 4 पार्लियामेंटेरियन बैठेंगे उसमें सिलेक्शन जो है वो कमीशन जुडिशल कमीशन में, तो बड़ा आसमान फट जाएगा। वहाँ तो सिलेक्शन कमीशन जो है वो यूके में होती है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ का जो है जस्टिस मिनिस्टर जो है लॉर्ड चांसलर, वो उनके नाम से रिजेक्ट कर देता है कि ये नाम आप नहीं दे दें या वापस कर देता है लॉ मिनिस्टर जो होता है। यहाँ वो अगर पार्लियामेंटेरियन 4 जाकर बैठ जाते हैं
जुडिशल कमीशन में, तो इस पर भी एतराज है कि इसमें सियासत होगी, दखल अंदाजी होगी। भाई दुनिया में ऐसे नहीं होता, दुनिया में पार्लियामेंट के पावर है जजेस को हटाने का, दुनिया तो में ये डर तो गवर्नमेंट था के ना, पावर है। ये तो भट्ट साहब ये डर तो था ना हुकूमत को भी कि मंसूर अली शाह, झुकाव है पीटीआई वालों को मंसूर अली शाह के साथ की जानिब, तो शायद वो अब चीफ जस्टिस बन गए तो शायद कोई मसला ना हो जाए, इसलिए उनको नहीं बनाया गया, वरना मोस्ट सीनियर तो वही थे। मेरे ख्याल में ये तो कानून आइन में तब्दीली आ गई। ये बात आपकी सही है, तो क्लैश तो थी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के दरमियान, जो रिजर्व सीटों वाला फैसला आया या 63A वाला जब से फैसला आया था, तो ये क्लैश तो था, मैं आपसे एग्री करूंगा। लेकिन जो आइन को अमेंड किया गया, उसके बाद 3 सीनियर्स में जो है एक जज जो है वो अपॉइंट किया गया, वो तो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी का ही इस्तेकाक हो गया ना, तो उसमें तो आइन को तब्दील करना। भट्ट साहब आप क्या कहेंगे इस पर कि ये खतरा मौजूद था नून लीग को भी कि मंसूर अली शाह साहब आ गए तो उनका शायद लगता था आप लोगों को शायद झुकाव उस तरफ है, तो इसलिए उनको नहीं आना चाहिए? देखें, आप खुद एक चीज कह रहे हैं कि जैसे मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन ये पूछे इमरान खान से, ये पूछे पीटीआई वाले से जो हर वक्त कहते थे मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, अगले महीने ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये हमने तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा था। और ये 26वीं आईनी तरमीम तो जो आप आई लोग घबरा गए सर उनकी बातों से? ये तो एक पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का ये काम है, कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करनी है और चीफ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। ये कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट रीराइट करे और वो आपने देखा ना क्या हुआ वो मखसूस नशिस्तों पे कि आप ऐसा करें कि कानून में नहीं भी लिखा तो आप एक जमात को छोड़ दें, हम आपको इजाजत दे रहे हैं 15 दिन आप दूसरी जमात में जाएं। तो कानून की तो अमलदारी जो है वो कानून जो बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है, उस पर अमल सुप्रीम कोर्ट करती है और ऐसे ही होता है। बाकी मंसूर अली शाह साहब भी बहुत अच्छे जज हैं और यही अफरीदी साहब, लेकिन बात यह है कि ये तो इमरान खान से पूछना थे, सुबह शाम कहते थे टीवी पे आके हर पीटीआई वाला जी मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, तो ये अगर हमें इसकी कोई नहीं थी। इंसाफ जो होता है वो नजर आता है, हमें ये भी पता है कि साकिब निसार और आसिफ सईद कोसा और बंदयाल क्या कुछ करके चले गए, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसको हमेशा कायम रहना चाहिए और रहेगी वो। और दूसरा एक थोड़ा सा सियासी सवाल भी पूछ लूँ मैं आपसे, आज ही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है बाहर तशरीफ़ ले गए, तो ये बहुत सारे काफ़ी अरसे से गुफ्तगू हो रही थी कि मियाँ साहब शायद आइनी तरमीम की वजह से रुके हुए हैं, उसके बाद वो दुबई से लंदन, अमेरिका और फिर लंदन जाएंगे, और इस पर कोई मायूस होकर गए हैं पाकिस्तान से कि जिस वक्त सियासत हो रही है उसमें उनको लगता है कि उनका किरदार नहीं है? देखिए, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या, ये अपोजिशन का काम नहीं होता है। मियां नवाज शरीफ साहब का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो उन्होंने चेकअप कराना था, उनका ड्यू था, वो चेकअप कराने गए। दूसरी बात सुने, मियां साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, हुकूमत उनकी है, ये क्या बात है? अगर वो अपना चेकअप कराने गए हैं 8-10 दिन वहां गुजारेंगे और वापस आ जाएंगे तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। मियां साहब अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में है, उनको जो जिन्होंने उनको भेजा था ना, सियासत खत्म की थी कि हम मियां साहब की सियासत खत्म कर दें, वो सारे किधर हैं? वो सारे गए अपने अंजाम को पहुंच गए, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। तो मियां नवाज शरीफ इस कौम के कहते हैं जी के पहले भी हीरो थे, अब मियां नवाज शरीफ लीडर है। उनको मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिसने भी कोई कदम उठाया वो अपने अंजाम को पहुंच गया। नवाज शरीफ फिर उधर ही कायम है, नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनकी हुकूमत है, उनके भाई वजीर आजम है, बेटी उनकी वजीर आला है, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताता हूँ जब अच्छे काम होंगे, मियां साहब अपने भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी हिदायत देते हैं, बेटी को भी हिदायत देते हैं, ये जब 5 साल पूरे होंगे मुझे यकीन है कि हुकूमत ऐसे काम करेगी। दोबारा जब इलेक्शन होंगे और उसमें वोट फिर अवाम जो है मियां नवाज शरीफ ही के वो जो उनका विजन था उस पर देंगे इंशाल्लाह। आप ये देखेंगे पंजाब एक ऐसा सूबा है। बट साहब आए थे तो उम्मीद यही थी कि जाहिर 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बाएं हैं, तो शायद वो भी उम्मीदवार होंगे वज़ारत उज़्मा के, लेकिन जाहिर है वो असेंबली में मौजूद हैं, लेकिन उनके भाई जो है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। लोग देख रहे थे शायद चौथी बार भी मियां नवाज शरीफ साहब बनेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को ये लगा कि शायद मायूस हैं इस बार वो, और इसलिए वापस चले गए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो देखे ना, अगर हमें सादा अक्सरियत भी मिलती तो मुझे यकीन है कि मियां साहब वज़ीर आज़म होते, लेकिन जब आप कोalition गवर्नमेंट होते हैं तो उसमें फिर फैसले जो होते हैं वो मिल के किए जाते हैं। मियां साहब का आपने दौर देखा, जब भी उन्होंने वो जो वज़ीर आज़म में उन्होंने जो फैसले किए मुल्क के मफाद में किए, हमेशा किए। तो जब आप कोalition हुकूमत होती है, एक फैसला हुआ, मियां साहब ने तो मियां साहब पसंद नहीं करते कोalition हुकूमत को? मियां साहब कोalition हुकूमत को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि सादा अक्सरियत कम अज़ कम मिले तो ही मैं वज़ीर आज़म बनूंगा।
ये बात नहीं है। देखें, ये जो इस वक्त हालात है, इसमें मैं कहता हूँ कि सब सियासी जमातों ने मिलकर, जैसे पीटीएम हुकूमत बनी थी, हुकूमत सब सियासी जमातें मिलकर जो मुल्क के हालात हैं, जो इमरान खान ने 2018 में उसको आरटीएस बंद करके बनाया गया था, उसने 3 साल में जो हालत की है इस मुल्क की, अभी तक हम समझ नहीं सके। तो हमें तो चाहिए कि सियासी जमातें इकट्ठी होके बिल्कुल। मुल्क की तरक्की के, ये जो दहशतगर्दी है इसको खत्म इस करने पे के लिए एक पेज पे आ जाए। अपोजिशन को सर चाहिए कि आप भी हुकूमत के एक साथ पेज बैठ पे के आना चाहिए, मुज़ाकरा। एक पेज पे आना चाहिए। लेकिन बट साहब यही तो सवाल है कि जब मुल्क खान साहब के जाने के बाद इतने ज़ाहिर बुरे हालात में है, तो एक तजर्बाकार आदमी को आगे आना चाहिए था। मियाँ साहब जैसे, जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, जानते हैं सारी चीज़ों को, वो अगर आते फ्रंट से लीड करते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? नहीं, मैं आपको तो यही कह रहा हूं ना कि ये अगर वो ये हालात ना पैदा किए जाते, वो साकिब निसार जैसा जिसने पनामा पे शुरू हुआ, कुछ नहीं मिला तो मियां साहब को कहा आपने बेटे से तनख्वाह ले ली, आपको फॉरएवर के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो ये वो सब हालात है। आप बिल्डिंग कोई बनाते हैं तो उसके लिए टाइम चलता है, वो टाइम उसको चाहिए होता है। जब वो गिरा दी जाती है तो बनाने के लिए फिर टाइम चाहिए होता है। ये जो कुछ इमरान खान और उसके अरस्तु करके गए, उसको अब ठीक करने के लिए मियां साहब ने भी ख्वाहिश थी कि सियासी जमातें सारी कोई कोलिशन हुकूमत बने और ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। और मुझे यकीन है कि अब हालात ऐसे इंशाल्लाह आएंगे, दहशतगर्दी भी खत्म होगी और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन सियासी जमातों को मैं भी ये कहता हूँ कि अपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान को समझ तो आ गई है और भी आ जाएगी कि हमने इकट्ठे बैठ के इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है। अपोजिशन और हुकूमत मिलके अगर इकट्ठे बैठेंगे तो मुल्क बेहतर होगा और और इमरान आवाम खान को, की बेहतरी भी इसी में। बट साहब इमरान खान को जिस तरह आप कह रहे हैं, अब समझ आ गई है, इसलिए बहनों की जमानतें हो गई, वाइफ की जमानत हो गई, अब थोड़ी सी और अगर समझ में आ जाएगी तो फिर इसका मतलब है वो भी बाहर आ जाएंगे। इमरान खान अच्छा बचा बन रहा है और बन जाएगा। फैज हमीद पकड़ा गया, उसने बताया कि क्या कुछ होता रहा है। तो जब अदालत, और 9 मई भी उसने किया, 9 मई की बेगुनाही अपनी अदालत में साबित करेगा और अच्छा बचा बनेगा तो वो उसकी जमानत हो जाएगी। मतलब आप लोगों के सामने अच्छा बच्चा बन गया तो फिर ये सारी चीज़ें जो जिस तरह इख्लाफात हैं दूर हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि वो अब जी इस पॉलिसी पे जाएगा, जलाओ, तोड़ दो, मार गिराओ। वो गंडापुर वहां से चलता है, एक सूबा दूसरे सूबे पे आके हमला करता है। इस तरह की पॉलिसी अगर इमरान खान अपनाएगा तो फिर वो अपने की सजा उसको मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड की सजा उसको मिलेगी। बेगुनाही साबित करेगा अदालत में तो उसको अदालत उसको जमानत दे देगी। अगर वो बेगुनाही साबित नहीं करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फैसला अदालत नहीं करना है, उसको रिलीफ अदालतों से ही मिलना है। अदालतों से रिलीफ मिलना है और अदालतों में ज़ाहिर है केसेस मौजूद हैं। घुमरो साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एक ज़ाहिर है बहुत सारी बात हो रही होती है कि ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, ये सिस्टम बांग्लादेश का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए, मलेशिया का कर लिया जाए, फलां मुल्क का कर लिया जाए। एक आवाज़ें इस तरह की भी आ रही हैं कि शायद मियाँ साहब जो हैं 2 साल रहे हैं वज़ीर आज़म, उसके बाद फिर बिलावल साहब को चांस मिलेगा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर। देखिए, हम तो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। वो तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, विद इन पार्लियामेंट भी चेंज होती है, बाहर से भी होती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसको चलने नहीं दिया गया। तो हम जो है वो कोई बाहर से जो है वो सिस्टम यहाँ नहीं ला सकते। बस हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना है, अपने सिस्टम को चलाना है जिसको चलने नहीं दिया गया है। यही जो है पाकिस्तान का इशू है कि आइन को चलने नहीं दिया गया है। कोई भी फोर्स हो, अभी जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस में भी रियलाइजेशन है और काफी मुल्क में भी रियलाइजेशन है कि आइन को जो है वो चलने दिया जाए, गवर्नमेंट को चलने दिया जाए और आगे का जो पॉलिटिकल कोर्स है वो चार्ट करना चाहिए। ये तो प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब तो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसका तो जो है वो है। लेकिन जो क्या साराई हो रही थी पहले शुरू से ही हो रही थी, वो इस तरह से नहीं है। हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यकीन रखते हैं और अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये हमारा राइट है। आपका राइट है ये बनना। लेकिन इस पर जब सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की बात हो रही होती है, घुमरो साहब आप भी और भट्ट साहब आप भी, तो एक तरफ ये कहा जाता है कि जी बिल्कुल सियासी सिस्टम में शामिल होना चाहिए और मिलकर बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तमाम सियासी जमातें बशमूल पीटीआई के भी साथ होना चाहिए। लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं जी जब भी हम कोई जलसा करना हमारा हक है, एहतजाज करना हमारा हक है, जब भी हम बात करते हैं हमें इजाज़त नहीं दी जाती। इजाज़त दी जाती है तो कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं इस्लामाबाद में। सिंध में भी हम जलसे की बात करते हैं, हमें इजाज़त नहीं मिलती। तो बोलते हैं फिर साथ किस तरह चलेंगे आप? हमें तो जो आईनी कानूनी हक है हमारा वो भी देने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल में ये तो मेरे ख्याल में तो पीटीआई जो भी प्रोसेशन किए हैं पीटीआई ने, उसमें तशद्दुद का अंसर रहा है। वो 9 मई को हो या बाद में हो, आपने इस्लामाबाद में देखा कि वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करते हैं। वो खबर बनाते हैं, वो एहतजाज नहीं करते।
इस तरह से आप पीटीआई को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत दे रही थी कि आप किसी मखसूस जगह पर वो जलसा करें, क्योंकि उनके पास इतने लोग नहीं थे तो उन्होंने उस मखसूस जगह पर जलसा नहीं किया। तो ये तो इस्लामाबाद में एक्ट भी आ गया है, कानून भी आ गया है कि भाई इस्लामाबाद को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, यहाँ कैपिटल है, यहाँ मेहमान भी आते रहते हैं, यहाँ जो है वो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन भी हैं, तो जगह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन मखसूस करती है, वहाँ जाकर एहतियात करें। इनका जरूरी है कि रेड जोन में आना है या आपको डी चौक पर एहतियात करना है, ये तो जरूरी नहीं है। हमने भी एहतियात किया है, हमने भी लाल मार्चिंग की है, इस तरह से तो हमने भी नहीं किया है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो खराब करें और तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करें। बाकी पीटीआई को जो है नहीं बिल्कुल सर, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ एंगेज होना चाहिए। लेकिन गुमरो साहब इजाजत तो होनी चाहिए ना। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन इजाजत ना देना ये तो फिर आइन और कानून की कुलम खुला खिलाफवर्जी। लोग तो आवाज उठाएंगे, ज़ाहिर राय की आज़ादी होनी चाहिए। नहीं, वो राय की आज़ादी में बिल्कुल हम बिलीव करते हैं, लेकिन ये तो असेंबलीज जो हैं वो तो रेगुलेटेड है ना लॉ के जरिए। वहाँ तो आपको जो है वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है और आपको इजाजत मांगनी पड़ती है कि मैं वहाँ जलसा करना चाहता हूँ, वहाँ एहतियात करना चाहता 18 हूँ। मरतबा रिजेक्ट हुआ है उनका, 18 मरतबा मरतबा इजाजत ली उन्होंने जलसे की, 18 मरतबा इजाजत वापस कर दी गई उनको, फिर बात अदालतों तक पहुंची है। देखिए, उनका अपना जो तरीक़ेकार है ना, वो भी वहाँ से एक चीफ मिनिस्टर आता है, वो बंदे लेकर आता है, हथियार लेकर आता है, तो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन तो नर्वस होती है। अगर आप पीसफुल असेंबली करते हैं और गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ये पीसफुल असेंबली है, तो आपको इजाज़त मिल जाती है। हम तो यहाँ दे देते हैं सिंध में जो है वो किसी को इजाज़त कि भाई आप जलसा करें, लेकिन वो अगर उसमें कोई गवर्नमेंट को ये अंदिया दिया जाता है कि हम तो जो है वो तशद्दुद करेंगे, हम तो हथियार भी लाएंगे, तो सर इतने लोग नहीं है ना एक तरफ तो, बल्कि भट्ट साहब आप बताएं ना इस हवाले से, क्योंकि पंजाब में अगर वो आप जाहिर आप कहते हैं जी चढ़ाई करने आ रहे हैं केपीके से, हालांकि कोई एहतजाज के लिए या जलसे के लिए केपीके से, सिंध से, किसी और सूबे से, जाहिर पाकिस्तान ही है ना सारा, तो आना चाहे तो उसमें क्या मुजायका क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल देखें, एक जमहूरी तरीके से अगर कोई सियासी जमात एहतजाज करती है उसका हक होता है। उनको लाहौर में इजाजत मिली, क्या किया उन्होंने? ठीक है, उनको टाइम दिया गया, उन्होंने खुद लिख के दिया कि हम कल दूसरे दिन जब टाइम था कि 6 बजे तक जलसा खत्म कर देते, उनके पास 48 घंटे थे। उन्होंने वो गंडापुर साहब आए नहीं, वो आने नहीं चाहते थे, वो वहां से चले, अपने साथ 112 की गाड़ियां ले ली और एम्बुलेंस ले ली सारी। वो गन्नों के साथ तो वो गाड़ियों को तोड़ रहे थे। आपने देखा था क्या आपको गुजराल ऐसे करता है? जमहूरी मुल्कों में जमहूरी तरीका ये किसने इजाद किया कि इस तरह का एहतजाज होता है? उनका काम था फसाद करना, और फसाद वो कर रहा था। फिर जब तरनौल उनको टाइम मिला कि आप यहाँ जलसा करें, उन्होंने वहां पुलिस और एसएसपी को मारा, पत्थर साथ लेके आए। तो उनका रवैया ही ऐसा है। जब तक इमरान खान अपना रवैया ठीक नहीं करेगा, वो जमहूरी तरीका अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि वो आया ही गैर जमहूरी तरीके के साथ 2018 में। उसको चाहिए कि चीफ जस्टिस उसका हो, आर्मी चीफ उसका हो, आईएसआई का सरबराह उसका, उसको अवाम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें अब वो जब तक नहीं छोड़ेगा, जमहूरी तरीका नहीं अपनाएगा, तो इमरान खान तो फिर इसी तरह होगा ना, जब एक जगह इजाजत मिल जाती है तो आप वहां जलसा करें। लेकिन अब जब भी देखिए उनका एहतजाज है, उन्होंने तोड़ फोड़ और मैं ना मानो वाली सियासत करनी है। और सिर्फ एपीसी हो रही थी। मुझे बताएं, एपीसी में एक इसराइल के लिए एक मैसेज था कि लबनान पे वो बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे थे, तो उसके लिए सियासी जमातों को एक पेज पे आके तो मैसेज देना चाहिए था दुनिया को, कह रहा हम इकट्ठे यूनानिमसली ये मैसेज दे रहे कि ना करें। एपीसी में वो फिर नहीं शामिल हुआ। उसका एजेंडा ही कुछ हो रहा है। इमरान का 9 मई वाला एजेंडा वो हमेशा जहन में रखता है, और जब तक आप, मेरा ख्याल है उसको कुछ समझ आ गया, बाकी पे आ जाएगी। जब अच्छा बच्चा बनेगा, जमहूरी तरीके से एहतजाज करेगा, तो उसको करने की इजाजत होगी। उसको तभी करने की इजाज़त होगी जब आप कह रहे हैं, जब आपके मुताबिक तमाम चीज़ें वो मान लेगा। नहीं, हमारे मुताबिक नहीं, एक जमहूरी तरीके से देखें, जमात इस्लामी भी आके एहतजाज करती है, उसको टाइम मिला। टीएल और लबैक तरीके लबैक वाले भी है, उनको भी टाइम मिला, वो 4 दिन बैठे, 6 दिन बैठे, दोनों के साथ बात हुई, जमात इस्लामी वालों के साथ हुकूमत ने बात की, वो चले गए। इनका एजेंडा ही कुछ और होता है। इन्होंने हमेशा फसाद डालना है, गंद करना है, कभी भी वो नहीं चाहता कि इस मुल्क में अमन आए। इमरान खान जब तक इस एजेंडे पे चलता रहेगा, तो वो तो फिर जो कानून होता है अपना रास्ता लेता है। जब अच्छा बच्चा बन जाएगा, मान लेगा, हर चीज को जमहूरी तरीके से चलेगा, तो फिर अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करे और फिर उसकी जमानत भी हो जाएगी। तो सर क्या इमरान खान से इन तमाम बातों को मनवाने के लिए मुज़ाकरात करेगी हुकूमत? नहीं, हमें जरूरत नहीं है, उसको खुद ठीक होना चाहिए। मुज़ाकरात हुकूमत करती है, बार बार। जेल में क्या कर सकते हैं? जेल में आप मिलेंगे, बात करेंगे तो ही बात बनेगी। जी, उनसे बात कैसे होगी आपकी जब जेल में है वो? तो
नहीं देखे ना, जेल में इमरान खान बैठा होता है, जब उसके लोग उससे मिलने जाते हैं वो कुछ और मैसेज देके भेज देता है, क्योंकि इमरान खान का एजेंडा ही, और वो कहता है देखें जेल में वो बैठा हुआ है, देसी घी उसको मिल रहा है, देसी मुर्गा मिल रहा है खाने के लिए, और वो एक्सरसाइज की मशीन मिल रही है, वॉक कर रहा है। इस तरह की तो 5 स्टार जेल है, उसको तो वो चीज में खुश रहता है कि मैं अंदर ही बैठा रहूं। और उसको अगर समझते हैं आप, मेरा ख्याल है वो अच्छा बच्चा बन गया है, बुशरा बीबी की जमानत हो गई है, उसकी बहनों की भी जमानत हो गई है, तो आप खुद आप समझे कि अब इमरान खान ने ये समझ गया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, कि मैं जमहूरियत के रास्ते पे चलूंगा, ये जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने छोड़ दूंगा, तो फिर उसकी जमानत भी हो जाएगी। लेकिन जमानत फिर भी अदालत से होगी, अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करेगा, अदलिया आजाद है। अब वो ये नहीं समझे कि मेरा साकिब निसार आएगा, उसको साकिब निसार अब नहीं मिल सकता जिसने ये हालत की और मुल्क इस हालत में छोड़ के चला गया। बहुत शुक्रिया नासिर मोहम्मद साहब आपका। सेनेटर जुमैर घुमरो साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों का पाकिस्तान गुज़ारिश आपका ताल्लुक। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की कि जहाँ इस्तेहकाम के लिए ज़ाहिर तमाम सियासी जमातों को मिलकर आगे बढ़ना भी होगा, लेकिन मौलाना साहब ने आम इंतखाबात का एक बार फिर मुतालबा किया है। लेकिन नासिर महमूद साहब की ये बात जो बारहा उन्होंने दोहराई हमारे प्रोग्राम में बड़ी अहम है, जो उन्होंने कहा कि खान साहब अब अच्छे बजा रहे हैं, इसलिए अब देख लीजिए अब बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ गई, इस तरह उनकी बहनों की ज़मानतें हो गई हैं। ये बड़ी अहम बात है कि उन्हें लगता है या कोई बात ऐसी हुई है नून लीग के साथ खान साहब की, या कहीं ना कोई फैसल वाडा साहब जिस तरह कहते हैं जी डील कहीं हुई है, जिसके बाद वो खुद नून लीग के लोग भी अब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जी खान साहब अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं, लिहाजा उनको आहिस्ता आहिस्ता सहूलियात मिलना शुरू हो गई हैं। आने वाले वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मरने के बाद।